इनकम टैक्स रिटर्न भरने का वक्त आ गया है, लेकिन हम कभी कभी इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त ऐसी कुछ छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसके चलते हमें इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी सारी रिटर्न एकदम सही तरीके से भी फाइल कर दें, उसके बाद लेकिन आप उसको अगर वेरीफाई नहीं करते, तो इस केस में भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। आपकी रिटर्न ही अमान्य डिक्लेयर कर दी जाती है, माना जाता है कि आपने रिटर्न ही नहीं फाइल करी। हम नहीं चाहते कि ऐसी छोटी बेसिक मिस्टेक्स के चलते आपको इनकम टैक्स का नोटिस आए। तो इस वीडियो में हम आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लाइव ये जाकर सिखाएंगे कि अगर आपके केस में ITR 1 एप्लीकेबल है तो उसको कैसे भरा जाता है। ITR 1 फॉर्म उन रेजिडेंट इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए होता है जिनकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख होती है एंड दे आर अर्निंग इनकम ओनली फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। सबसे पहला है सैलरी या पेंशन इनकम, दूसरा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि आप इंटरेस्ट इनकम कमाते होंगे अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट के बैलेंस पर या फिर FD इंटरेस्ट पर। फिर तीसरा आता है एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ अप टू 5,000 रुपीज एंड फोर्थ, मैक्सिमम आप एक घर से कोई इनकम कमा रहे हो। इस वीडियो के आखिरी में हम डिस्कस कर लेंगे कि आपको कब ITR 1 नहीं भरनी होती और रिटर्न गलत फाइल करने पर डिफेक्टिव हो जाती है, तो ये वीडियो जरूर आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए सीखते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर सीधा जाकर कि एक ITR 1 फॉर्म कैसे भरा जाता है। सबसे पहले तो आप जाएंगे incometax.gov.in पर, और जब आप जाएंगे वहां पर तो आपको ऐसा एक पोर्टल दिखेगा। पोर्टल में आपको जाके लॉगिन करना है। लॉगिन ID जो होती है वो आपका पैन होता है, तो पैन यहां पर हम डालते हैं। अब जो इसके बाद आपका सिक्योर मैसेज है जो डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, अगर वो सही है तो उसको टिक मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपना पासवर्ड डालते हैं। ये आपका डैशबोर्ड आ गया है। डैशबोर्ड पे आपको सबसे ऊपर दिखेगा फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 जो आपको फाइल करना है। इस बार भी असेसमेंट ईयर 23-24 चल रहा है क्योंकि आप रिटर्न इस साल में भर रहे हैं, तो इसलिए फाइल नाउ पे हम जाते हैं। उसके बाद असेसमेंट ईयर यही वाला चूज करते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन चूज करेंगे। फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। रिज्यूम फाइलिंग या स्टार्ट नाउ जैसे भी आप करते हैं उसमें जाना है आपको। फिर उसके बाद इनकम टैक्स कहता है वी हैव प्री फिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज कंफर्म दैट द डिटेल्स इन ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। ठीक है, तो अब हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे सही है या नहीं। तो यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए कि सही है या नहीं। उसके बाद आपको अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना होता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSUs। फिर उसके बाद और भी आपको पेंशनर्स के ऑप्शन दिख जाएंगे, लेकिन अगर आपके प्राइवेट एम्प्लॉयर है तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे, आप अदर सिलेक्ट करेंगे, राइट। अब इसके बाद आप फाइलिंग सेक्शन में जाएंगे, क्योंकि आप ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप सेक्शन 139(1) के तहत फाइल करेंगे इसको, एंड नॉट इन रिस्पॉन्स टू अ नोटिस और अ बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न, राइट। तो चलिए अब आगे जाके देखते हैं, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BSE। मोस्टली हर केस में हमने देखा है कि FY 23 तक न्यू टैक्स रिजीम बहुत सारे लोगों को फायदेमंद नहीं था, बट फिर भी आप अपने लिए कैलकुलेशन करके देख लीजिए। मेरे इस फ्रेंड के केस में ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है, तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे हम बैंक डिटेल्स में आते हैं। जितने भी आपके बैंक अकाउंट है सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दीजिएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसकी हम चर्चा इस वीडियो में करने भी वाले हैं। तो सिलेक्ट आपको वो कर देना है जिसमें आपको रिफंड चाहिए। फिर उसके बाद मान लेते हैं आपको कोई और बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पे आप ऐड अनदर बैंक अकाउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आपको दिख रही होगी। अब इसको आइडियली आपको टैली कर लेना चाहिए अपने फॉर्म 16 से जो आपको आपका एम्प्लॉयर देता है, फॉर्म 26AS जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है, एंड अगेन एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जिसको अगेन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। अब यहाँ पे कुछ एक आपको एग्जेम्पशंस की लिस्ट दी हुई है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन सी एग्जेम्पशन अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसके केस में अगर हमें देखना है कि हमें कौन सी एग्जेम्पशंस अवेलेबल है, तो हमारे फॉर्म 16 के जो पार्ट B होता है ना, उसमें हमें मिल जाती है। तो इस केस में जो मेरे फ्रेंड का एम्प्लॉयर का पार्ट B है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे सेक्शन 17(2) में एक परक्यूजिट अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सेक्शन 10AA के अंडर इन पर्टिकुलर SSE को कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी इनकैशमेंट मिली है। अब ये क्यों मिलती है? जनरली ये तब मिलती है जब आप अपने एम्प्लॉयमेंट छोड़ रहे होते हैं, जनरली, राइट। तो अब यहाँ पे ये एग्जेम्प्ट है इनके केस में, तो यहाँ पे अगर हमसे पूछेगा कहीं तो हम डाल देंगे। जाते हैं वापस यहीं पर, तो सेक्शन 10(14) की तो हमने कहीं बात नहीं की थी, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। फिर उसके बाद आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन टर्म्स ऑफ,
ओके, वट एवर दिस इज, इट इज नॉट द रेलिवेंट सेक्शन, सो आई मूव फॉरवर्ड। हाउस रेंट अलाउंस अगर आप क्लेम करते हैं तो उसको येस दबाइएगा और उसके बाद डिटेल्स भरिएगा। इस केस में नहीं है वो एप्लीकेबल। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रैवल अलाउंस? नो, दैट इज नॉट द केस। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम? येस। तो यहाँ पे हम जाते हैं, अब यहाँ पे हमें सेक्शंस मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें लीव इनकैशमेंट का सेक्शन मिल गया, तो यहाँ पे हम जाते हैं अगेन एंड वील सी कि क्या कितना था अमाउंट, 12,128 रुपीज़। तो यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दी है, और भी देख लेते हैं कुछ है तो नहीं। तो यहाँ पे हमें सेक्शन 10 की ही एग्जाम्पशन है जो मेजरली यहाँ पे लिखी गई हैं, तो यहाँ पे 12,000 की ही होगी हमारी, 12,128 की। अब आगे जाते हैं हम, ठीक है जी। तो अब ये जो ग्रॉस सैलरी है, फिर उसके बाद एग्जेम्प्ट अलाउंसेस है, नेट सैलरी जो आ रही है इसके बाद, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या ये अमाउंट्स आपके फॉर्म 16 से मैच कर रही हैं या नहीं, फिर 26 से इससे वो मैच कर रही है या नहीं, और AIS में जो है उससे भी मैच कर रही है या नहीं। तो चलिए 523,861 अमाउंट है। अब यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड के फॉर्म 16 के पार्ट A में जाता हूँ और मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है ये तो 383,457 है। क्या इनकम टैक्स ने ज़्यादा अमाउंट ले ली है सैलरी के तहत? नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 383,457 है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस साल में एक एम्प्लॉयर को छोड़ के दूसरे एम्प्लॉयर के पास अपनी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर की थी। तो यहाँ पे मैं इसको प्लस करूँगा, किससे? जो मेरे को दूसरे एम्प्लॉयर से मिला है अमाउंट, उससे। तो ये 523,861 आता है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। अब इसके बाद एग्जेम्प्ट अलाउंसेस हमने भर दी 12,128 की, नेट सैलरी इतनी आई, उसके बाद डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 है वो 52,000 के आसपास की हैं, राइट। तो अब हम इसको फॉर्म 26AS और AIS से भी कंफर्म कर लेते हैं। जिन लोगों को फॉर्म 26AS नहीं पता, ये वो फॉर्म होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको दिखाता है कि कितने लोगों ने आपके नाम पर TDS काट कर जमा करवाया है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, आपके नाम पर जो भी वैलिड TDS बनता है ना, टैक्स बनता है, वो काटते हैं आपकी सैलरी से और आपको नेट सैलरी जमा कराते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपये की आपकी सैलरी और उसके ऊपर 10 रुपये का TDS बनता है, यानी आपके ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 10 रुपये की बनती है, तो वो 10 रुपये काट के आपको 90 रुपये ही क्रेडिट करते हैं। तो ये जो 10 रुपये है, ये आपको जो टैक्स जमा आपके एम्प्लॉयर ने कराया होता है, ये आपको 26AS में दिख जाता है। कितनी अमाउंट पे कराया, यानी 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये टैक्स बना है, तो 100 रुपये की जो अमाउंट है, सैलरी जो आपकी क्रेडिट हुई है, वो भी दिखा देता है। सो ये जो इनकम की डिटेल्स होंगी आपको एम्प्लॉयर के द्वारा दिए गए फॉर्म 16 में भी मिल जाएंगी, जिससे आपको इसको मैच करना होता है। मिसमैच के चक्कर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है, तो जरूर मैच करके देख लेते हैं इसको। मैंने बहुत बात करी AIS की भी। AIS होता है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो फॉर्म 26AS का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है। यहाँ पे वो इनकम्स भी आ रही होती हैं जिन पे कोई TDS नहीं जमा कराया गया होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपनी बैंक FD में पैसा जमा करा के रखा हुआ है और उसपे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5 हजार रुपए का ही है, तो बैंक उस पे आपका TDS नहीं काटता। हो सकता है आपने किसी से फ्रीलांसिंग इनकम करी हो और वो बहुत छोटी सी अमाउंट हो, तो उस पर भी कोई TDS कटकर नहीं आता। आपको ये दोनों फॉर्म्स इनकम टैक्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। कहाँ मिलते हैं देखते हैं। ई फाइल में जाएंगे, इसके बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न्स के बाद जाएंगे फॉर्म 26AS को देखने, तो यहाँ पे कंफर्म करके आप दबाइए आई अग्री टू यूज, टिक करिए, प्रोसीड करिए, और उसके बाद व्यू फॉर्म 26AS असेसमेंट ईयर, क्योंकि हमारा 23-24 है तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, व्यू एज HTML, व्यू डाउनलोड दबाने के बाद एक्सपोर्ट एज PDF करेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे तो हमें दिखेगा कि इन्फोसिस ने हमारा 1,40,404 रुपीज़ का अमाउंट जो है वो क्रेडिट किया है हमें, और कितने TDS काटा है, उस पर 0 रुपीज़ का TDS काटा है। क्यों? क्योंकि इतनी छोटी सी अमाउंट पे अभी TDS बनता ही नहीं, टैक्स लाइबिलिटी ही नहीं बनती। तो इन्फोसिस के अगर हम फॉर्म 16 में जाएं तो यहाँ पे एग्जैक्टली इन्होंने 1,40,404 रुपीज़ ही हमें क्रेडिट किया है और कोई टैक्स डिडक्ट नहीं किया है। ये मैच हो गई हमारी डिटेल्स। अब मैच करते हैं विप्रो की डिटेल्स से। विप्रो की डिटेल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3,83,457 की है। तो विप्रो की डिटेल्स अगर हम 26AS से मैच करने जाते हैं, सो अगेन दिस इज द सेम 3,83,457 और कोई TDS डिडक्ट नहीं किया गया। यहाँ पर भी कोई TDS डिडक्ट नहीं किया गया है। सो दिस इज परफेक्टली मैचिंग विद अस। यहाँ पे आपको फॉर्म 26AS देखते हुए ये देखना बहुत जरूरी है कि जो सबसे पहला TDS है वो अप्रैल से कटना चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू होता है। सो अप्रैल से लेकर मार्च तक की ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपकी आनी चाहिए, विच इज द केस ओवर हियर। यहाँ पे आ रही है सारी। सो दिस इज फाइन, क्योंकि अब हमने 26AS देख लिया है। अब हम एक बार AIS भी देख लेते हैं। AIS कहाँ से मिलता है? अगेन आपको यहीं से मिलता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्लेमर, और एक बार आपको डिस्क्रिप्शन दे दी गई है कि AIS क्या होता है। फिर यहाँ पे अगर आप दबाते हैं AIS तो आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ देखते हैं AIS में हमारी क्या क्या इनकम दिखाई गई है। सैलरी जो हमारी विप्रो से दिखाई गई है वो 383,457 की है, जो अगेन अगर हम फॉर्म 16 में जाएँ तो वही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो अमाउंट है उतनी ही आ रही है, 383,457 के आसपास। अब इसके बाद इन्फोसिस की दिखा रहे हैं हमें, पार्ट बी में जाना पड़ेगा। पार्ट बी में हमें दिखाता है 1,40,404। अगेन ये 26 एस में भी वही अमाउंट है, आपका फॉर्म 16 में भी यही अमाउंट है। अब हम देख लेते हैं AIS में भी यही होगी। सो AIS में भी सेम अमाउंट है। सो वेरी गुड। अब इसके बाद और क्या है, SFT इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि कोई TDS कट नहीं होता आपका, तो वहाँ पे भी आपका यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि आपका पैन, आधार, सब कुछ इनकम टैक्स से जो लिंक्ड है वो आपके बैंक अकाउंट से भी लिंक्ड है। तो कभी भी आप किसी बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं जिसमें आपको लगता है ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हो रही और उसमें बहुत सारा इंटरेस्ट आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे सरकार को सब पता चल रहा है क्योंकि आपका पैन लिंक्ड है। बैंक सब कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देता है। AIS टाइम टू टाइम अपडेट भी होता है, तो इसलिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि AIS में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वही डालनी है। हो सकता है यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन ना आ रही हो, लेकिन सरकार को बाद में पता चल सकता है, बाद में अपडेट हो सकता है, तो इसके चलते भी आपको नोटिस आ सकता है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस कुछ नहीं है, कोई TDS नहीं दिया गया है, कोई एडवांस टैक्स नहीं दिया गया है। सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट जो है वो हमारा 2246 प्लस 459 प्लस 23 का है, इसको हम आगे जाके बाद में भरेंगे भी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक तीसरा बैंक अकाउंट भी है जिससे इंटरेस्ट आया है। तो आपने जो वेरीफाई ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन का शुरू में टैब था, वहां पे इस बैंक अकाउंट को ऐड भी करना है। वहां पे कुछ एक आपसे इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जैसे अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सेविंग्स अकाउंट है, प्राइमरी है या नहीं है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लेकर डालनी होंगी। आपको अपना बैंक अकाउंट डिक्लेयर करना चाहिए। फिर उसके बाद डिमांड एंड रिफंड है, अदर इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मेरे इस दोस्त ने कुछ सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड भी खरीदे थे, तो उसके चलते भी उसकी कुछ इनकम हुई थी। उसके इंटरेस्ट को भी हम इस इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करेंगे। तो चलिए, हमारी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉर्म 26S और फॉर्म 16 से मैच हो गई है, तो हम वापस अपनी इनकम टैक्स फाइलिंग पर प्रोसीड करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे आपकी ग्रॉस सैलरी इतनी है, एग्जेम्प्ट अलाउंसेस इतने हैं। चलिए, अब हाउस प्रॉपर्टी में कुछ है नहीं हमारा, तो जीरो ही रहेगा। वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, वो हम ऐड कर देते हैं। सेविंग्स बैंक अकाउंट से है, बिल्कुल है। अब इसको हमने कैलकुलेट करना है तो कर लेते हैं। यहाँ पे 2246 प्लस 459 प्लस 23, 2728 आ गया। ये हमें इसकी डिडक्शन भी मिल जाती है सेक्शन 80 TTA में, तो वो कोई बात नहीं है, ये टैक्सेबल वैसे भी नहीं होगा। बैंक डिपॉजिट, एनहांस कॉम्पनसेशन कुछ नहीं है। सेविंग्स बैंक से वो हमने लिख दी। इनकम टैक्स रिफंड से कोई इनकम है, वो भी नहीं। डू यू हैव एनी इंटरेस्ट ऑन कॉन्ट्रीब्यूशंस टू PF टू द एक्सटेंट टैक्सेबल? नहीं, इतना भी नहीं है। डू यू हैव इंटरेस्ट एक्रूड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशंस टू PF टू द एक्सटेंट टैक्सेबल? नहीं, वो भी नहीं है। फिर अक्रूड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू PF नहीं। फिर अगेन सेम चीज़ नहीं है। फैमिली पेंशन नहीं है, येस। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड इंटरेस्ट 0.72 लिखा जा रहा है, नहीं, तो पॉइंट में लेता ही नहीं है बात, तो उसको हम राउंड अप करके 726 कर देंगे। नो, सो आई विल कंटिन्यू ओवर हियर। ग्रॉस टोटल इनकम इतनी आ गई है। एग्जेम्प्ट इनकम ऐसी कोई है नहीं हमारी, तो हम अगेन आगे बढ़ते हैं। कोई और मेरी अदर सोर्सेज में कोई और इनकम है नहीं। हाउस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, तो मैं आगे बढ़ूंगा। PGBP भी कुछ नहीं है इस केस में, और कैपिटल गेन्स भी नहीं है। और कैपिटल गेन्स और PGBP होते तो आप मेरे को बताइएगा कमेंट्स में यहीं पे पॉज करके कि क्या हमें ITR 1 भरनी होती है उस केस में। तो चलिए, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम का भी काम हो चुका है। अब हम टोटल डिडक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। वो कैसे निकालते हैं? यहाँ पे आर यू एलिजिबल फॉर एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड? नो, इस केस में नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च नो। 80GG नहीं है इस केस में। यहाँ पे हमें कहता है 26,634 है। अब दिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द PF कॉन्ट्रीब्यूशन दैट द एम्प्लॉयर हैज मेड। नाउ लेट अस अगेन चेक दिस इन फॉर्म 16। हाँ जी, तो फॉर्म 16 में यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि 17,435 80C के तहत दी गई है कॉन्ट्रीब्यूशंस टू PF। सो ये एक एम्प्लॉयर का है, और 80D में 9897 दी गई है। दूसरे एम्प्लॉयर का भी देख लेते हैं, फॉर्म का पार्ट B। हाँ जी, तो यहाँ पे 9200 है, तो यहाँ पे हम 9200 यहाँ पे ऐड करेंगे, और उसके बाद किससे करेंगे ऐड? 17,435 से। ये हमारा 80C है।
9200 26635 वाओ एग्जैक्टली द सेम 80C में इतना आ गया। CCD2 मतलब ये कोई हम नेशनल पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम? येस। तो 80D स्केड्यूल जो है वो हमें भरना पड़ेगा, वो भर लेंगे। 80E एप्लीकेबल नहीं है। TTA येस बिल्कुल है, रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, भर लेंगे। एनी अदर डिडक्शन? नो। सो आई विल कंटिन्यू ओवर हियर। चलिए हमारा एक एक ग्रीन टिक जैसे बढ़ता जाता है हमें अच्छा लगता है। अब हम टोटल डिडक्शंस का भरते हैं, ये हमारा सही है। सीनियर सिटीजन कोई नहीं है तो यहाँ पे हम नो सिलेक्ट करेंगे। तो सेल्फ एंड फैमिली के लिए कितना है वो हम यहाँ से उठा लेंगे, कितना अमाउंट आया था। इन्फोसिस के केस में कुछ नहीं था, लेकिन विप्रो के केस में 9897, तो यहाँ पे हम 9897 डाल देंगे। 0 9। आप मुझसे पूछ रहे हैं भरने की ज़रूरत क्या थी? भरने की ज़रूरत ये होती है कि आखिरी में जाके कुछ एक वैलिडेशन एरर्स दिखाता है, तो अगर मैं इसको नो नहीं सिलेक्ट करता तो यहाँ पे एक वैलिडेशन एरर आ जाता और वापस मेरे को यहाँ पे आना पड़ता रिटर्न को कंफर्म करते हुए। सो चलिए 9897 की यहाँ पे डिडक्शन और है। उसके बाद 80 TTA में हमारी वो अमाउंट आएगी जो हमने भरी थी इन केस ऑफ सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट। वो कितना है? अच्छा यहाँ पे कैलकुलेशन हमने की हुई है, दिस इज 2728। ये कह रहा है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 TTA इज मोर देन डिडक्शंस डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज रीवेरीफाई। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम ईमानदारी से अपना टैक्स भर रहे हैं। TTA में क्या होता है, आपका जो भी इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है अप टू 10,000 आपको इसमें मिल जाती है डिडक्शन। तो इनकम टैक्स इस केस में अगर आपको नोटिस भेजता है तो आपके पास जवाब है कहने को कि 10,000 के अंदर अंदर इनकम है, उतनी मैं डिडक्शन क्लेम कर रहा हूँ इनकम टैक्स सेक्शन 80 TTA के तहत। सो दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, हमारे पास बस रेडी आंसर्स होने चाहिए। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन यही वाली चीज़ है कि एम्प्लॉयर ने कितनी कम दी थी, आपने ज़्यादा कर रहे हो, तो इनकम टैक्स इस पे वैसे नोटिस नहीं भेजेगा, भेजेगा भी तो हमारे पास जवाब है, सब चीज़ों का प्रूफ है देने का। चलिए एक और टिक हमारा यहाँ पे आ चुका है। टैक्स पेड की बात कर लेते हैं। तो देखिए हमने कोई टैक्स पे नहीं किया था, ना ही हमारे एम्प्लॉयर्स ने कोई TDS जमा कराया था, ये हमने 26A में भी देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे ऊपर टैक्स बन भी नहीं रहा है तो हमें जमा भी नहीं करना। सो यहाँ पे अगेन हम आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम कंफर्म करते हैं हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी है क्या। कुछ नहीं आएगी क्योंकि 5 लाख से कम इनकम है और उसके बाद हमारी जो रिबेट है वो भी हमें मिल जाएगी पूरी, तो इसलिए हमारे ऊपर टैक्स लायबिलिटी तो देखिए कुछ नहीं आएगी। चलिए इंटरेस्ट फी कुछ नहीं लगी हमारी, कंफर्म कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा सब कंफर्म हो गया, इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 0 रुपीज़ आ रहा है कि आपको कितनी पेमेंट करनी है। अगर आपको कोई आउटस्टैंडिंग टैक्स है वो आ रहा होता है तो आप रिव्यू करते हैं अपनी रिटर्न। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है, सेल्फ सिलेक्ट करेंगे, आपका यही पैन है, आप यही लिखेंगे जो भी आपकी है। अब यहाँ पे जाके आप प्रोसीड टू प्रीव्यू में जाते हैं, यहाँ पे जो भी है आपकी सबमिट करते हैं आप रिटर्न, ठीक है। सब चीज़ें देखने के बाद अब उसके बाद इन सब इन्फॉर्मेशन को आप एक बार देख लीजिएगा। अब इसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन, आपको वैलिडेट करनी होती है अपनी रिटर्न और इसके बाद आपको एक OTP आता है। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आधार से आपका लिंक्ड है मोबाइल नंबर तो उस पर ही आ जाएगा, वहाँ पे जाके आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है अपनी वेरीफाई कर सकते हैं। अब ITR 1 कुछ एक लोगों के लिए एप्लीकेबल होती है, कुछ एक लोगों के लिए नहीं होती। किन के लिए नहीं होती? जिनकी कोई कैपिटल गेन से इनकम हो, जिन्होंने कोई अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड कर रखे हो, चाहे आपकी कंपनी के थ्रू दिए गए वो ESOPs हो या फिर आपने कोई US स्टॉक्स खरीदे हो या कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदी हो, तो इस केस में आपके लिए ITR 1 नहीं होती, आपको ITR 2 भरनी होती है। आपने कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से इनकम करी है, कोई PGBP यानी प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन हेड में कुछ इनकम गेन करी है, तो उस केस में भी आपके लिए ITR 3 या 4 हो सकती है। कोई फ्रीलांस इनकम आपने अगर कमाई है तो अगेन उसके लिए भी ITR 3 होता है। और अगर आपके पास ITR 1 के वो जो 4 हेड्स मैंने आपको बताए थे, सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ अप टू 5,000 और सिर्फ मैक्सिमम एक घर से आपको इनकम आ रही हो, उसके बावजूद भी अगर आपकी रिटर्न जो है वो 50 लाख से ऊपर की बन रही है एंड यानी आपकी इनकम जो है टैक्सेबल वो 50 लाख से ऊपर की है, तो उस केस में भी आपके ऊपर ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होती। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो भी आपके लिए ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगी। ITR फॉर्म अगर आप गलत फाइल कर देते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाती है, वापस आपको भरनी पड़ती है कुछ एक सिलेक्टेड दिनों में। अगर आप नहीं भरते तो उसके बाद और पेनल्टीज और फाइन्स और बहुत सारी लिटिगेशन हो जाती है। तो अपनी जो रिटर्न है वो बहुत ध्यानपूर्वक सिलेक्ट कीजिएगा कि आपके ऊपर कौन सी एप्लीकेबल है, कौन सी रिटर्न आपके लिए लगती है और इनकम टैक्स पेयर्स क्या क्या गलतियां करते हैं
इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त जिससे उनको नोटिस आता है, इसके ऊपर हम विस्तार में एक और वीडियो बना देंगे। चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ ग्रो के चैनल पर ऐसी ही इंसाइटफुल पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लेकर। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स की जो नोटिस है वो कम आए। ये किसी भी तरह की टैक्स या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। चलिए, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.